नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल ईयर की मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथ के अंदर जो पेपर थर्ड आता है, जिसमें दो बुक आती हैं, एक है न्यूमेरिकल एनालिसिस और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण और इष्टतमकारी प्रविधियां। 3 यूनिट है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की आती हैं और 2 यूनिट जो है वो आपकी इष्टतमकारी प्रविधियों की आती हैं। तो इस पेपर में जो 4 नंबर यूनिट है, जिसके अंदर हम इष्टतमकारी प्रविधियों के अंदर फर्स्ट इसका चैप्टर है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एलपीपी होती क्या है, कहाँ पर इसका यूज होता है, किस प्रकार से इसके ऊपर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बातें आज बताऊंगा वो 1.5 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ साथ में आप देख सकते हैं जो 1.5 नंबर के अंदर जनरल बीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, उसके अंदर इस पार्ट के अंदर से जो इम्पोर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं 1.5 नंबर में, उसकी भी हम साथ साथ में चर्चा करेंगे और पूरी हिस्ट्री को हम समझेंगे कि एलपीपी क्या है, कैसे आपको करना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके होंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से आप इसको सोल्व कर पाएंगे और अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 है, पेपर नंबर 3 है, बीएससी फाइनल ईयर है। लेक्चर अपना रहेगा 1। बुक है आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी हिंदी में कहते हैं इष्टतमकारी प्रविधियां। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इष्टतमकारी का अर्थ क्या है। इष्टतम का मतलब वैसे हम अधिकतम से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, इसमें मुख्य 3 पार्ट आएंगे। एक एलपीपी हो गया, दूसरा पार्ट हो गया सिंपलेक्स एल्गोरिथम और तीसरा है ड्यूलिटी, और इसके बाद 5 मिनट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको कहते हैं। व्हाट इज एलपीपी? एलपीपी क्या है? देखिए, अभी तक जो हमने 10th क्लास तक हम पढ़ के आए हैं कि जो हम अधिकतम लाभ की बात करते हैं या न्यूनतम लागत की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें लाभ, हानि, प्रतिशत, ये सब हम पढ़ के आए हैं, बट्टा वगैरह के बारे में पढ़ के आए हैं। लेकिन जब बात बहुत बड़े स्तर की हो, उद्योग धंधों की हो, मैनेजमेंट की हो, उस कंडीशन के अंदर जो आपकी छोटी विधियां होती है लाभ आने वाली, वो वहां पे वर्क नहीं करती हैं, उससे आप सटीक अपनी गणनाएं नहीं कर सकते हैं। इसलिए गणित की एक नई शाखा का जन्म हुआ था, जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। उसके अंदर कई सारी टेक्निक आएंगे। यहाँ पे हम पहले चर्चा करेंगे एलपीपी के बारे में। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपकी लागत है उसको कम से कम कैसे किया जाए, उसका हल प्राप्त होगा, या आपका जो लाभ है वो अधिक से अधिक किस प्रकार से होगा, इसका हल हम प्राप्त करते हैं। ऐसी विधि जिसकी सहायता से सीमित साधनों से, यानी साधन आपके पास सीमित है, उनसे आपको अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो और कम से कम आपकी लागत कैसे हो, अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत देने वाला हल प्राप्त हो। यानी एक ऐसी विधि है एलपीपी जिससे आपको सीमित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है या कम से कम आपकी लागत हो सकती है। तो ये 1.5 नंबर के अंदर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कहां पर लागू होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर लागू होगी? केवल एक घातीय यानी रेखिक फलनों पर लागू होती है। जैसे मान लीजिए z बराबर 3x प्लस के 2y, यहाँ पर ये एक घात है, द्विघात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने 2 चरों की बात की है, x और y की, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्तर के ऊपर हम क्या करेंगे, केवल 2 ही चरों वाली समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ये z क्या है, इसका भी एक महत्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके पास क्या होने चाहिए, रेखिक समीकरण होने चाहिए, वहां पर ही ये लागू होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप इस टाइप से एक घात में बदल सकते हैं, तो वहां पर आप एलपीपी का यूज कर सकते हैं। मेन पार्ट ऑफ एलपीपी, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। मुख्य भाग कितने होंगे? अब इसके अंदर 2 बातें आती हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको एक समस्या दे दी जाएगी, थ्योरी हो जाएगी, टोटल 4-5 लाइनों की थ्योरी होगी। उसमें से आपके इसके 3 पार्ट है, उद्देश्य फलन है, एक प्रतिबंध है और तीसरा है ऋणेतर प्रतिबंध। ये निकालने होते हैं, आपको उस थ्योरी को पढ़ के देख के वहां से इन तीनों के वैल्यू निकालनी होती है। और कुछ न्यूमेरिकल आपके पास ऐसे आएंगे या क्वेश्चन कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए, जिनके अंदर ऋणेतर प्रतिबंध, प्रतिबंध और उद्देश्य फलन का मान आपको दिया होगा। आपको आलेखीय विधि के द्वारा यानी ग्राफ की विधि द्वारा उसके हल आपको प्राप्त करने हैं।
तो पहला इसका पार्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी उद्देश्य फलन इसको कहते हैं। एलपीपी का लक्ष्य जिस एक घातीय फलन से व्यक्त होगा उसे समस्या का उद्देश्य फलन कहते हैं। यानी यहां इस प्रकार से व्यक्त हमने किया था z बराबर, तो ये z है उसे कहते हैं उद्देश्य फलन। तो यहां पर इस फलन को हम इस समस्या का, जो आपके पास समस्या दी गई है क्वेश्चन में, उसका उद्देश्य फलन कहते हैं। यहां पर आप देखिए आपको इस प्रकार से उद्देश्य फलन है वो मिलता है। अधिकतम कीजिए z बराबर 2x प्लस के 3y। अब एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई उद्देश्य फलन के लिए। अब यहाँ पे हमेशा अधिकतम नहीं आएगा, न्यूनतम भी आ सकता है, वो हम चर्चा करेंगे कि अधिकतम कब आएगा, न्यूनतम कब आएगा। दूसरा इसका मेन पार्ट है प्रतिबंध, जिसको कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंध होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास जितने साधन उपलब्ध हैं उससे ज्यादा नहीं है, तो एक प्रतिबंध हो गया कि भाई हम एक महीने में जैसे 4 बल्ब बना सकते हैं, 4 ट्यूबलाइट बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो इसका प्रतिबंध क्या हो गया कि अधिक से अधिक हम 4 बना सकते हैं या उससे कम भी बन सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रतिबंध लग जाते हैं समस्या के ऊपर। तो एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चरों पर लगी शर्तों को समस्या के प्रतिबंध कहते हैं। ये जो आपको चर दिखाई दे रहे हैं, x है, y है, इनके ऊपर क्या होगा, जो आपको समस्या दी जाएगी उनके द्वारा कुछ शर्तें लगाई जाएंगी, उन शर्तों से आपको प्रतिबंधित बनाने हैं। अब ये प्रतिबंध है वो किस रूप में हो सकती हैं, वो एक समीकरण के रूप में हो सकते हैं, 4x - 5y बराबर 8 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, या असमीका के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 6, x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी ये असमीकाएं और बराबर वाली कंडीशन है वो आपको मिलेंगी। ये सभी क्या है, प्रतिबंध कहलाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल में 2 प्रतिबंध हो सकते हैं, कुछ में 3 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तीसरा इसका पार्ट है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध। इसको आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए नाम से पता लग जाएगा ऋणोत्तर, यानी कि इसके अंदर ऋण यानी नेगेटिव ये नहीं होगा, ये प्रतिबंध कभी नेगेटिव नहीं होता। जो आपके पास x और y है चल, यहाँ पे इनका मान यहाँ पर ऋणात्मक कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चर, यानी ये उद्देश्य फलन है, इसमें प्रयुक्त चर कौन से, x और y, ये क्या होंगे, सदैव धनात्मक या शून्य ही होंगे, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। ये है ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो चर हैं वो 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े होंगे, y है वो 0 हो सकता है या y से बड़ा होगा। तो आपको इन 3 पार्टों को मिलाते हुए इस समस्या का हल आपको ज्ञात करना है। एक ऋणोत्तर प्रतिबंध हो गया, एक ये अपनी प्रतिबंध हो गया जो 2-3 संख्या में कितने भी हो सकते हैं, और एक हो गया आपके पास उद्देश्य फलन। अब यहां पर क्या होगा कि कुछ आपके जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट थ्योरी दी जाएगी, वहां से तीनों निकालने होते हैं। अरे कुछ से आपके प्रश्न है वो इस प्रकार से दिए जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर, जहां पर आपको ये मिलेंगे, डायरेक्ट आपको हल क्षेत्र ज्ञात करना होगा, या ये अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी होगी। हल क्षेत्र वो किस प्रकार से होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि ये हल क्षेत्र कैसे होता है, कैसे हम सुसंगत हल ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या मेथड होगी, क्या उसकी आलेख्य विधि होगी। इसके बाद आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन है वो 2 प्रकार से होंगे, एक है सुसंगत हल और दूसरा है इष्टतम हल। अगर आपको प्रश्न में डायरेक्ट हल दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इष्टतम हल से ही होता है, क्योंकि इष्टतम हल है वो एक प्रकार का सुसंगत हल ही होता है। आइए जान लेते हैं कि सुसंगत हल क्या होता है। चरों के मानों का समुच्चय जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यानी जो प्रतिबंध है या ऋणोत्तर प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करने वाले चरों के मान जो है उनको क्या बोलते हैं, सुसंगत हल बोलते हैं। और ऐसा सुसंगत हल जिसके लिए z यानी कि उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुरूप अधिकतम या न्यूनतम हो उसे कहते हैं इष्टतम हल। अब इष्टतम का मतलब यहाँ पे अधिकतम से नहीं होगा, यहाँ पे इष्टतम का मतलब अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। यानी लागत न्यूनतम हो तो ये एक इष्टतम है, या लाभ अधिकतम हो तो ये भी एक इष्टतम है। अब आलेख्य विधि से क्या होता है कि ये जो हल है इसका क्षेत्र दिखाया जाता है, और जो असमीकाएं हैं वो जहां पर आपस में क्रॉस करती हैं वो एक एरिया का निर्माण करती हैं, एक क्षेत्र बनाती हैं। वो एक पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, कोई और आकृति हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू ज्ञात करते हैं जो अधिकतम या न्यूनतम हमें पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देखें हल क्षेत्र मुख्य किस प्रकार से ज्ञात होगा। जैसे सपोज करें अपने पास ये 4 असमीकाएं हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो इनकी सहायता से आपको आलेख्य विधि से ये बताना है कि इनका हल क्षेत्र कहाँ होगा। और एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 प्रतिबंध होंगे, ऋणोत्तर प्रतिबंध होंगे, तो उन सभी के द्वारा जो एक हल क्षेत्र का निर्माण होगा वहां से आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने एक्स और वाई बना लिए, ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आप देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा। एक्स बराबर 0 की बात करें, एक्स बराबर 0 कहाँ है, एक्स बराबर 0 इस लाइन पर है, एक्स बराबर 0 है और ग्रेटर देन भी है, यानी इसका हल क्षेत्र है वो इस प्रकार से हम दिखाएंगे, तीर के निशान लगाएंगे, यानी इससे इस साइड में होगा इसका हल क्षेत्र जो है। इसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन से समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं, यानी यहां पर होगा इसका हल क्षेत्र। ये जो है समीकरण है वो अपना हल क्षेत्र वो इस साइड में देगी, यानी इस एरिया के अंदर इसका हल होगा। बात करें 2 नंबर की, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, y बराबर 0 कहां है, इस लाइन पे y बराबर 0, ग्रेटर देन भी है यानी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ऐसे तीर के निशान हम लगाते हैं समझाने के लिए। और यहाँ पे इस साइड में इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होता है, यहाँ पर इसका हल क्षेत्र होगा। तीसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देखें पहले आप x का मान 0 रखें, यहाँ पे सिर्फ बराबर का निशान लेना है आपको मान ज्ञात करने के लिए, ग्रेटर देन को छोड़ देना है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे सपोज करें मैंने y का मान यहाँ पे ले लिया 1, फिर y का मान 0 करेंगे तो x का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया मान लो 1, x बराबर 1 आ गया। अब इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए क्योंकि एक सरलरेखा को निरूपित करती है। तो इसका हल क्षेत्र देखें, यहाँ ग्रेटर देन भी है यानी 1 से बड़ा होगा, तो इससे 1 से भी बड़ा होगा और इससे 1 से भी बड़ा होगा, यानी कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा, यहाँ पर इस साइड में हल क्षेत्र इसका होगा, इससे नीचे इसका हल क्षेत्र है वो नहीं होगा। अब ये सारी जो असमिकाएं हैं वो जब एक क्वेश्चन के अंदर आपको मिलती हैं तो वहां पर इन सारी असमिकाओं के द्वारा जो हल क्षेत्र बनता है एक ही ग्राफ के ऊपर मिलाएंगे आप इन सभी को, तो जहां जहां पर ये क्रॉस करेंगी और ये सारा कवर करते हुए एक एरिया का निर्माण करेंगी, उस एरिया पे ये रेखाएं जहां पर काटती हैं उन पॉइंट्स के जो आपको कोऑर्डिनेट है वो ज्ञात करने पड़ेंगे। उन कोऑर्डिनेट की सहायता से आपको अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये आप और ज्यादा बेटर तरीके से कैसे समझ पाएंगे, जब हम एक न्यूमेरिकल को, एक क्वेश्चन को हल करेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि कैसे हमें इस सवाल को हल करना है। ये मैंने आपको अभी तक ये बताया कि किस प्रकार से आपको काम करना है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।